बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक अहमद है और मैं तकरीबन पिछले 1 साल से अमेज़ोन के ऊपर और अमेज़ोन से रिलेटेड जो ई-कॉमर्स की बड़ी कंपनीज़ होती है उस पे एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ। और इसके साथ पाकिस्तान में मैं दराज़ के ऊपर एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रहा हूँ और एज़ अ ओनर भी काम कर रहा हूँ अपनी पूरी एक टीम के साथ, और पूरा हमने इसका एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड जो मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से स्किल्स हासिल की हैं उसमें से ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस कंसल्टेंट है, फ्यूचर बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट एंड माइंड मैप। ये जितनी भी मैंने स्किल्स हासिल की हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ के ज़रिए मैं जितना हो सके आपका अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करूँ और आप इस दौर के अंदर एक ऑनलाइन बिजनेस अपना खड़ा कर सके पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इस कोर्स के अंदर सीखना क्या-क्या है। ये पहली बात तो ये एक बेसिक कोर्स है, ठीक है? जो इसमें बेसिक बातें होती हैं, नॉर्मली बातें होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। आप नॉलेज के साथ आपको पता चल जाएगा कि बेसिक के अंदर क्या होती है और एडवांस के अंदर क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया है कि आपका जो तल्लक है वो किसी भी फ़ील्ड से हो, तो आपको इसमें परेशानी नहीं आएगी। आप इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ और बड़ी ही नीट एंड क्लीन तरीके के साथ समझ पाएँगे। इस कोर्स के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो दराज अकाउंट से रिलेटेड होगा। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से दराज के ऊपर अपना एक प्रोफेशनल सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसको करने के लिए किन किन नेशनल लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसको किस तरीके से दराज को के अकाउंट को ओपन करने के लिए किस तरीके से काम पे पुट करना होता है। ये वीडियोज़ के ज़रिए मैं आपको लाइव अकाउंट पे मुकम्मल ए टू ज़ेड समझाऊँगा कि आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं, क्या तरीक़ेकार होगा। इसी तरीके से हम टॉपिक नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सबसे मुश्किल तरीन और सबसे जो टफ मरहला होता है या सबसे टफ जो टॉपिक होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग का ही होता है। प्रोडक्ट हंटिंग से मुराद ये है कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद हम किस तरीके से इसको लिस्ट करते हैं। इसको हम 2 दिन में सीखेंगे। पहले दिन में सीखेंगे कि हमने दराज के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल करनी है वो हमने अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट सेल करनी है या दराज की मर्ज़ी की प्रोडक्ट सेल करनी है। इसकी एक मुकम्मल टेक्नीक है, मुकम्मल एक साइंस, हम मुकम्मल इसको डीपली समझेंगे। दूसरे दिन के अंदर हम समझेंगे कि दराज के ऊपर जो हमने प्रोडक्ट बेचनी है उसको हमने लिस्ट किस तरीके से करना है, यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरीके से वहाँ पे टाइप करनी है, उसकी इमेजेस किस तरीके से वहाँ पे पुट करनी है या उसका टाइटल किस तरीके से करना है। ये एक मुकम्मल इसकी टेक्नीक है और मुकम्मल साइंस है। मैं इस पे डीपली ए टू ज़ेड आपको मुकम्मल इसके बारे में गाइड करूँगा, आप बेफ़िक्र हो जाएँ इसके बारे में। फिर हम टॉपिक नंबर 3 के अंदर समझेंगे सोर्सिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट हम ढूँढने के बाद जो दराज़ के ऊपर हमने बेचनी है उसको हमने फ़िज़िकली कहाँ से लेना है, यानी कि उसको कहाँ से हमने परचेज़ करना है। उसको चाइना से अगर परचेज़ करना है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसको दराज़ के ऊपर जो होलसेलर मौजूद होते हैं वहाँ से अगर ख़रीदनी है दराज़ के ऊपर बेचने के लिए तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, या फिर पाकिस्तान की किसी बड़ी जो मार्केट के ऊपर हमने सोर्स करना है यानी कि होलसेल से लेना है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मुकम्मल इसके बारे में समझेंगे। इसी तरीके से टॉपिक नंबर 4 के अंदर हम समझेंगे रैंकिंग, यानी कि किस तरीके से दराज के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे लेके आएंगे। इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या तरीक़ेकार इसका होगा, वीवीआरओज़ क्या होते हैं, टीवीवीआरओज़ क्या होते हैं और जो दराज का एल्गोरिदम है, सर्च एल्गोरिदम, वो किस तरीके से काम करता है। हम मुकम्मल इसके बारे में डीपली इस पे डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे हम अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पे किस तरीके के साथ लेके आ सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या-क्या होंगी। लास्ट टॉपिक में हम समझेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद, प्रोडक्ट को हंटिंग करने के बाद, सोर्सिंग करने के बाद, रैंकिंग करने के बाद जब हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे तो इस बिज़नेस को हमने मैनेज किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से हमने ऑटो पायलट पे लेके जाना है, यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज, जिसको एफबीडीबी कहते हैं, उसको किस तरीके से करना है और इसको कब करना है और कितने टाइम के लिए करना है, इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, मुकम्मल एंड डीपली तरीके से इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा सिर्फ बिजनेस माइंडसेट पे। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कारोबार करने के लिए एक कारोबारी दिमाग किस तरीके से होना चाहिए। जॉब करने के लिए दिमाग जो होता है वो जॉब से रिलेटेड होता है। बिजनेस करने के लिए बिजनेस माइंडसेट होता है। इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट माइंडसेट होता है। हमने अभी बिजनेस का आगाज़ करना है, तो इसी तरीके से आज हम इस टॉपिक के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि बिजनेस माइंडसेट किस तरीके से होता है और इसका इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना होता है। इस टॉपिक के अंदर हम पहली बात समझेंगे बेनिफिट्स। ई कॉमर्स
कॉमर्स के बेनिफिट्स या दराज के ऊपर सेल करने का हमें क्या फ़ायदा होगा। किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले उसका रिस्क कैलकुलेट किया जाता है और इस कैलकुलेट करने के अंदर ये देखा जाता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। दूसरी बात हम समझेंगे फोर क्वांटम थ्योरी। अगर आप इस थ्योरी को पूरे हाजिर दिमागी के साथ समझ जाते हैं तो मैं आपको किसी भी स्टाम्प पेपर के ऊपर ये लिख के दे सकता हूँ कि आपका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी फील्ड के साथ है। अगर आप इस थ्योरी को समझ जाते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ज़िंदगी के अंदर आप जल्दी नाकाम नहीं होंगे या नाकाम ही नहीं होंगे। इसको हम आगे जाके समझते हैं और बड़े अच्छे तरीके के साथ समझते हैं कि ये थ्योरी है किस तरीके के साथ और इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। तीसरी बात हम समझेंगे ट्रेंड फ्रेंड। कभी आपने सोशल मीडिया के ऊपर या किसी से ये बात सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। असल में इसका मतलब क्या है? हम इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ समझेंगे कि हमने दुनिया के साथ चलना किस तरीके से और इनोवेशन जब दुनिया के अंदर आते हैं तो उसको हमने एक्सेप्ट किस तरीके से करना है और अपने काम को हमने जो दुनिया में जो काम चल रहा है उसके साथ हमने मैनेज किस तरीके के साथ करना है, या फिर हमने पुराने मॉडल पे ही काम करना है या हमने दुनिया में जो मॉडल आए उसके साथ काम करना है। चलिए आइए अब हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दराज के ऊपर बिजनेस करने के 10 सबसे बड़े और बेहतरीन फ़ायदे कौन कौन से हैं। इसको हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से फ़ायदे इसके हैं। पहला इसके अंदर फ़ायदा मिलता है विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप दराज बिजनेस को बगैर पैसों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, पहले इस बात को अच्छे तरीके के साथ समझ लें कि कैसे। देखिए, किसी भी बिजनेस को करने दो तरह के आदमी करना चाहते हैं। पहला वो जिसके पास पैसे हैं, दूसरा वो बंदा जिसके पास पैसे नहीं है। पहला वो बंदा जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन उसको बिजनेस करने की स्किल्स नहीं है, और दूसरा बंदा वो जिसके पास पैसे तो नहीं है लेकिन उसको बिजनेस करने का तरीका आता है, उसके पास वर्चुअल स्किल्स होते हैं जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं कि वो आपस में दोनों मिलके एक माइक्रो एजेंसी खोल लेते हैं। पहला बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है, दूसरा बंदा अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करता है। दूसरे वाला जो बंदा है वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। वर्चुअल असिस्टेंट की वो सर्विसेज देता है और अपनी तनख्वाह महीने की लेता है, और वो एट द एंड किसी ऐसे महीने में वो पहुंच जाता है कि वो अपना एक अलग से दराज के ऊपर अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। दूसरा इसके अंदर फ़ायदा है लो कॉस्ट, यानी कि वो लोग जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, दराज के ऊपर बिजनेस करने के लिए, वो लो कॉस्ट के साथ भी दराज के ऊपर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हम इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना कोई फिजिकली दुकान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 5 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए। ये बात वो लोग अच्छे तरीके के साथ समझ सकते हैं जो ऑलरेडी अभी किसी स्टेज के अंदर कारोबार कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप करने के लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दराज के ऊपर या अमेज़न के ऊपर या किसी भी कॉमर्स बिजनेस के अंदर आप लो कॉस्ट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। दराज के ऊपर आप मिनिमम 1 लाख रुपए के साथ भी अपना ऑनलाइन स्टोर या ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और 1 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ आप माना 50 से 40 हज़ार रुपये प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। उसकी एक स्ट्रेटेजी है, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद आगे जाके समझेंगे कि उसको हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा आपको इसके अंदर मिलता है मिलियंस ऑफ कस्टमर, यानी कि दराज के ऊपर मिलियंस ऑफ कस्टमर मौजूद हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई एक फिजिकली दुकान या एक फिजिकली स्टोर है किसी शहर के अंदर। आप एट अ टाइम एक टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 या ज़्यादा से ज़्यादा कर ले 15 लोगों के साथ डील कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंसान के दिमाग की एक अपनी भी कैपेसिटी होती है, उसको भी सुकून चाहिए होता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोगों के साथ प्राइस के ऊपर नेगोशिएटिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन दराज के ऊपर मिलियंस ऑफ कस्टमर मौजूद होते हैं। आपने सिर्फ प्रोडक्ट लगानी होती है, वहाँ पे कस्टमर आता खरीद के चला जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दराज के ऊपर डेली बेस पे 40,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती है एक दिन के अंदर। पूरे दराज के ऊपर पूरे पाकिस्तान से 40,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होती है एक दिन के अंदर। तो इस चीज़ से आप इसका पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चौथा फ़ायदा इसके अंदर आपको मिलता है मेक एसिड। मीन्स ये कि फॉर एग्जांपल, आप अपना कोई फिजिकली स्टोर चला रहे हैं या दुकान चला रहे हैं, आप 20 से 25 साल तक उसके अंदर काम कर रहे हैं लेकिन आप अपना सासा उसके साथ नहीं बना सकते, यानी कि एसेट आप नहीं बिल्ड कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी पूरी भी गुजार दें या आपके जो बाप दादा पहले काम करते हैं उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन उन्होंने अपना एसेट तैयार नहीं किया कि आप बैठ के खा सकें या आप आराम के साथ काम करके
ये इस बिज़नेस को चला के आप अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकें। लेकिन ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर दराज़ के ऊपर आप अपना एसेट भी बिल्ड कर सकते हैं। जब आप अपनी मिनिमम इन्वेस्ट के साथ इस पे कारोबार शुरू करते हैं, तो जब आपका कारोबार एक टॉप लेवल या पीक पे पहुँच जाता है, तो फिर आप इसको फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के साथ जितनी भी आपकी अमाउंट आपको मिलती है, उसके साथ आप मल्टीपल स्टोर को दोबारा बिल्ड कर सकते हो, फिर फ्लिप कर सकते हो, फिर बिल्ड कर सकते हो। इस तरीके से एसेट बिल्ड होता है। पाँचवाँ सबसे बड़ा फ़ायदा दराज़ के ऊपर बिज़नेस करने का ये मिलता है, ये ऑटो बिज़नेस होता है। यानी कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे चलता है। मीन्स ये कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी मार्केट के अंदर कोई दुकान है, जब तक आपका दुकान का शटर ऊपर रहेगा, तो आपकी चीज़ बिकेगी। आपको फ़िज़िकली वहाँ पे होना भी मौजूद रहेगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर चले जाते हैं, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। शटर ऊपर रहेगा, तो आपकी फ़िज़िकल दुकान चलेगी। लेकिन ई-कॉमर्स बिज़नेस या दराज का बिज़नेस फ़िज़िकल बिज़नेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट अकाउंट ओपन किया, प्रोडक्ट लगाई, रैंकिंग की, उसके बाद आप चाहे सोएँ, चाहे ये दूसरी शहर में विज़िट पे जाएँ, आपका तमाम बिज़नेस ऑटोमेशन पे होता है। उसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय दराज, यानी कि एफबीडी। आपने माल उठाया, दराज को दिया, अब दराज का काम है कस्टमर तक पहुँचाना, उससे पैसे कलेक्ट करना और कलेक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। यानी कि सारा काम जो है ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे होता है, टोटल ऑटोमेशन होता है। छठा फ़ायदा आपको मिलता है टाइम फ्रीडम। मीन ये कि वही एग्ज़ाम्पल दोबारा से मैं आपको दूँगा कि अगर आपका कोई फ़िज़िकल स्टोर है या फ़िज़िकली कि आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं, जब तक आप बिज़नेस पे आप फ़िज़िकली मौजूद हैं, तो आपका बिज़नेस चलेगा। यानी कि अगर आपकी दुकान का शटर ऊपर है, तो आपकी चीज़ बिकेगी, अदरवाइज़ आप नहीं बिकेगी। अगर आप चले जाते हैं किसी दूसरी शहर दुकान को ऑफ करके, तो आपके दुकान पे कस्टमर नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं खरीदेगी। लेकिन दराज़ के ऊपर जो ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर ये बिल्कुल मुख्तलिफ उसका मॉडल होता है। वहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर होते हैं जो आते हैं, ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट को खरीदने के बाद वो चले जाते हैं। किसी किस्म की कोई प्राइस के ऊपर नेगोशिएटिंग नहीं होती, कोई बहस-ओ-मुबासा नहीं होता। वो जस्ट आपकी प्रोडक्ट की इमेज देखते हैं, उसका टाइटल देखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, फीचर्स क्या हैं, और आपको पैसे देने के बाद वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और खरीदने के बाद वो चले जाते हैं और बाद में आपकी प्रोडक्ट का मतलब जो भी रिव्यूज़ होता है वो डाल देते हैं। सातवां फ़ायदा आपको मिलता है स्पेस फ्रीडम, यानी कि जगह की आज़ादी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई एक इस्लामाबाद के अंदर एक फ़िज़िकल स्टोर है, तो उसको लाहौर के अंदर बैठ के आप उसको अच्छे तरीके के साथ नहीं चला सकते या मैनेज नहीं कर सकते। तो आपको वहाँ पे इस्लामाबाद में फ़िज़िकली जाना पड़ेगा अपने बिज़नेस को देखने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए खुद आपको उधर रहना होगा। लेकिन ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस होता है या दराज़ का बिज़नेस होता है, इसको आप चाहे किसी मुल्क के अंदर बैठ के भी मैनेज कर सकते हैं। आपका स्टोर चाहे कराची के अंदर मौजूद है, आप इस्लामाबाद में बैठे तो फिर भी आप इसको ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। आपका स्टोर चाहे पाकिस्तान के अंदर आप दूसरी ममालिक के अंदर बैठे हैं, तो उधर से भी आप अच्छे तरीके के साथ इस बिज़नेस को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। यानी कि सारा ऑनलाइन बिज़नेस होता है, अब इसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत होती है, आपके मोबाइल की और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की। इससे आप किसी भी मुल्क से बैठे या किसी भी कोने से बैठे इसको मैनेज आप कर सकते हैं। आठवां फ़ायदा इसके अंदर जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है वो होता है सैटिस्फिकेशन। इस यानी कि इत्मीनान। इस बात को वो लोग अच्छे तरीके के साथ समझ सकते हैं जो जो ऑलरेडी फ़िज़िकली दुकान या किसी स्टोर को चला रहे हैं कि बाज़ औक़ात उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है बिज़नेस को लेके या बिज़नेस के रिस्क को लेके। लेकिन दराज़ के ऊपर या ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर आपको मुकम्मल सैटिस्फिकेशन, मुकम्मल इत्मीनान होता है। क्योंकि आपका बिज़नेस ऑटो पायलट पे होता है। आपने माल को उठाना होता है, दराज़ को देना होता है और दराज़ खुद आके अपने कस्टमर तक डिलीवर करता है और उसके पैसे आपको दे देता है। आपने सिर्फ़ बिज़नेस को मैनेज करना होता है, एक दफ़ा उसको टॉप पे लेके जाना है। फिर चाहे आप जिस मर्ज़ी मुल्क की सैर करें, जिस मर्ज़ी शहर में आप विज़िट करें, किसी किस्म का कोई आपको परेशानी का सामना नहीं होता। इसमें सैटिस्फिकेशन की जो रेशियो है, वो आम फ़िज़िकली बिज़नेस से ज़्यादा है, क्योंकि सारा ऑटोमेशन पे होता है, आपको किसी किस्म की कोई सर दर्द नहीं होती और मुकम्मल इत्मीनान इस बिज़नेस में मिलता है। 9 नंबर पे आपको बेनिफिट मिलता है ऑलवेज़ ओपन, यानी कि दराज़ का बिज़नेस यानी कि जो आपका ऑनलाइन स्टोर होता है ये 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। चाहे आप सो जाएँ, चाहे आप किसी दूसरे मुल्क का विज़िट करें, चाहे आप किसी शहर के अंदर भी मौजूद हैं, तो आपका स्टोर 24 घंटे ये ऑनलाइन ही रहता है।
कस्टमर आता है, आपके प्रोडक्ट को खरीदता है, खरीदने के बाद आपको पैसे दे के, रिव्यूज़ दे के वो चला जाता है। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना होता। ये 24 घंटे आपका स्टोर ऑन रहता है। 10वां और आखिरी इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो होता है ऑटोमेशन बिज़नेस। यानी कि टोटल जो दराज़ का बिज़नेस होता है ये ऑटोमेशन पे होता है। दराज़ ने खुद इसको मैनेज करना होता है। आपने प्रोडक्ट को उठानी होती है, दराज़ को देना होता है, दराज़ इसको कस्टमर तक डिलीवर करता है, उधर से पैसे कलेक्ट करता है और 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देता है। सारा टोटली ऑटोमेशन दराज़ के ऊपर होता है। आपने सिर्फ़ प्रोडक्ट को रैंक पे करना होता है, या इसको टॉप लेवल तक पहुँचाना होता है। बाद का सारा काम दराज़ इसको खुद मैनेज करता है। चलिए आइए अब हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि 4 क्वांटम थ्योरी क्या चीज़ है। ये रॉबर्ट टियो की लिखी हुई एक थ्योरी है, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रॉबर्ट कियोसाकी है कौन? रॉबर्ट कियोसाकी एक मल्टी बिलियनर्स हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, उसको मैनेज किया और इन्होंने एक ऐसी-ऐसी किताबें लिखी जो कि एक लाइफ़ चेंजिंग किताबें इस वक़्त इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप इस थ्योरी को अच्छे तरीके के साथ समझ जाएँगे कि 4 क्वांटम थ्योरी है क्या? और इसको किस तरीके से हम अपनी लाइफ़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो यकीन मानिए आप किसी भी फ़ील्ड के साथ तल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी को ये काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट में ला सकती है। आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ़ के अंदर या अपनी फ़ील्ड के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ एक-एक पॉइंट के साथ समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। ये एक इंतहाई बेहतरीन किताब मानी जाती है आज के इस दौर के अंदर भी। इसकी थ्योरीज़ को अगर आप अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाहे चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी के गोल्स को 97 प्लस से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं और लोगों ने इसको किया है। और ये किताब एक लाइफ चेंजिंग के तौर पर मानी जाती है और ये आज भी बड़ी बेहतरीन है और पढ़ी जाती है। इसी तरीके के साथ इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था कैश फ्लो। कैश फ्लो बुक के अंदर ही फोर क्वाड्रेंट थ्योरी का जिक्र किया गया था, जो कि आज बड़ी ही इंतहाई तेज़ी के साथ ये बुक सेल भी हो रही है और बड़े अच्छे तरीके के साथ लोग इसको पढ़ भी रही है। इसके अंदर फोर क्वाड्रेंट थ्योरी का जिक्र किया गया, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये 4 बॉक्सेस के अंदर आते हैं, यानी कि फोर क्वाड्रेंट, यानी कि 4 ऐसे बॉक्सों के अंदर आते हैं जिसका अभी हम ज़िक्र करने जा रहे हैं। फोर क्वांटम थ्योरी के अंदर जो पहला क्वाड्रेंट आता है वो होता है एम्प्लॉय। इसको आप कैटेगरी भी कह सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जिनको हम एम्प्लॉय कहते हैं। यानी कि इस वक़्त दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं दूसरों के लिए काम करके पैसे कमा रहे हैं, जिनको हम एम्प्लॉय या मुलाज़मत कहते हैं। और इस वक़्त दुनिया के अंदर इन लोगों की तादाद 95% से ज़्यादा या 97% से ज़्यादा लोग हैं, ये दुनिया के अंदर दूसरों के लिए काम करते हैं। ये अपनी सलाहियतों को दूसरों के लिए काम करते हैं। ये इनकी पहचान ये होती है, ये कभी भी रिस्क नहीं लेते, ये हमेशा कंफर्टेबल ज़ोन के अंदर रहते हैं। ये सिक्योर जॉब लेना पसंद करते हैं, कोई किसी किस्म का रिस्क लेना पसंद नहीं करते और अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी सारी सलाहियतें दूसरों के लिए गुज़ार देते हैं। इसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और खुद के लिए कुछ भी नहीं कर देते। यानी कि ये असल में हमेशा ज़ीरो पॉइंट पर ही रहते हैं और ज़ीरो पॉइंट के इर्द-गिर्द चक्कर निकालते रहते हैं। दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ये भी एक तरह के मुलाज़िम होते हैं, लेकिन ये पहले वाले मुलाज़िम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये काम बॉस की मर्ज़ी का करते हैं, लेकिन पैसे अपनी मर्ज़ी का लेते हैं। इनका दिल चाहे तो ये काम करते हैं, इनका दिल ना चाहे तो ये काम नहीं करते। यानी इसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं ई-कॉमर्स की ज़ुबान के अंदर, जो ऑनलाइन बैठ के पैसे कमाते हैं अपनी स्किल्स को बेच के। तो आगे जाके ये अपना बिज़नेस भी खड़ा करते हैं, हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे वो किस तरीके के साथ। तो इनकी भी दुनिया के अंदर 95% की तादाद है और ये भी रिस्क फ्री होते हैं। इसकी पहचान यही होती है कि ये रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जिसकी और जॉब के अंदर होते हैं, लेकिन ये पहले वाले से ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये बिल्कुल टाइम फ्रीडम होते हैं, स्पेस फ्रीडम होते हैं और पैसे फ्रीडम होते हैं। ये पैसे पहले से ज़्यादा कमाते हैं और अपने नखरों के साथ कमाते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इनको हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर भी पुकारते हैं। और ये दो जो पहले की कैटेगरी है एम्प्लॉय की या सेल्फ एम्प्लॉय की, ये एक्टिव इनकम पर्सन होते हैं। एक्टिव इनकम पर्सन का मतलब ये है कि ये काम करेंगे तो इनको पैसा आएगा, अदरवाइज इनको पैसा नहीं आएगा। चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं।
तो इस तरीके के साथ इन्हें काम करना पड़ता है, चाहे यानी इनका टाइम इनका मुख्तलिफ होता है। जो पहला एम्प्लॉय होता है उसको 9 टू 5 जॉब करनी होती है, फिर जाके उसको पैसे मिलते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है सेल्फ एम्प्लॉय, जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से काम करता है, अपने मर्ज़ी के पैसे लेता है और बॉस की मर्ज़ी का काम करता है। लेकिन ये उनको पैसे उस वक़्त मिलेंगे, उतनी उतनी देर तक ये मिलते रहेंगे जब तक ये काम करते रहेंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। काम करेंगे, पैसे मिलेंगे और जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा इनको पैसे मिलेंगे और वो कैटेगरी 2 वाले को मिलेंगे। तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं बिज़नेसमैन लोग, यानी कि कारोबारी लोग। हम में से बहुत सारे लोग जो अभी कारोबार कर रहे हैं या कारोबार की स्टेज के अंदर हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वो कितने पैसे कमा रहे हैं, या उनके जो मुलाज़मीन हैं, जो उनके ऊपर एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम कर रहे हैं, या उनके साथ मुलाज़म जो 9 टू 5 जॉब भी कर रहे हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमाता है? सबसे ज़्यादा टाइम कौन लगाता है? सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो एक कारोबारी आदमी कमाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो उसका मुलाज़म करता है। मुलाज़म काम ज़्यादा करता है, पैसे कम लेता है, लेकिन जो कारोबारी आदमी है ये काम कम करता है लेकिन पैसे ज़्यादा लेता है, ये पैसे ज़्यादा कमाता है। उसकी वजह ये है कि दोनों की ह्यूमन साइकोलॉजी अलग-अलग है। कारोबारी आदमी अपने लिहाज से सोचता है दिमाग के साथ, लेकिन जो मुलाज़िम है, जो नौकर है, वो अपनी सोच के मुताबिक सोचता है और सोच के मुताबिक ये दोनों अलग-अलग कैटेगरी के साथ पैसे कमाते हैं। चौथी कैटेगरी के अंदर आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को सबसे बेहतरीन तरीके से कारोबारी आदमी ही समझ सकते हैं कि ये काम कितना करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। ये पैसा कारोबारी आदमी से भी ज़्यादा कमाते हैं और एक नौकर से भी ज़्यादा कमाते हैं। लेकिन जो टाइम लगाते हैं इन दोनों, जितना कारोबारी आदमी टाइम लगाता है या जितना नौकर टाइम लगाता है, उनके मुकाबले में ये आदमी टाइम लगाते ही नहीं, जो इन्वेस्टर होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये पैसे के साथ पैसा कमाते हैं। आपने सुना होगा किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से किसी से कि शेयर्स किस तरीके से मार्केट के साथ, जैसा कि स्टॉक मार्केट का शेयर खरीदना या किसी कंपनी के शेयर खरीदने। तो इन्वेस्टर जो होते हैं ये इस कैटेगरी के अंदर काम करते हैं, ये शेयर्स खरीदते हैं। ये काम खुद नहीं करते, ये पैसे के साथ पैसा कमाते हैं और पैसा इनके लिए काम करता है और ये अपनी ज़िंदगी में बैठ के खाते हैं और ये इस तरीके के साथ ये अपना एक एसेट बिल्ड करते हैं, उसको बाद में फ्लिप कर देते हैं। ये कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के अंदर, यानी कि बिजनेसमैन की कैटेगरी के अंदर या इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर, ये जो दौलत बनाते हैं या पैसे कमाते हैं, उनका जो स्टेटस होता है वो होता है पैसिव इनकम। यानी कि ये काम ना भी करें तो इनको पैसे मिल जाते हैं, इनके पैसे बन जाते हैं। जैसे कैटेगरी 1 के अंदर या कैटेगरी 2 के अंदर ये एक्टिव इनकम होती है, ये काम करेंगे तो इनको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर होते हैं, ये अगर काम ना भी करें तो इनके पैसे बनते हैं, इनकी वेल्थ क्रिएट होती है और इनके एसेट बनते हैं। उसकी वजह ये है कि ये पैसे को सिस्टम एक ऐसा क्रिएट करते हैं कि पैसा इनके लिए काम करता है। ये फिर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे के साथ पैसा कमाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर जाके उनके शेयर्स खरीदते हैं। इस तरीके के साथ वो पैसे के साथ पैसा कमाते हैं और बैठ के खाते हैं और इनको पैसिव इनकम कहते हैं। यानी कि ये काम ना भी करें तो इनके पैसे बनते रहते हैं। तो इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी होती है कि अगर आप कैटेगरी 1 के अंदर फ़ॉल करते हैं, यानी कि आप एम्प्लॉय हैं, 9 टू 5 जॉब करते हैं, तो आपने सारी ज़िंदगी इसी कैटेगरी के अंदर रह के मर नहीं जाना। आपने स्ट्रगल करनी है और कोशिश करनी है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करें, जो हम अभी बहुत जल्द ही यूट्यूब चैनल के अंदर ये इस के ज़रिए हम आपको करवाएँगे किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि उस स्किल को सीख के आपने एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ जाना है। यानी कि आपको टाइम की आज़ादी मिल सके, आपको जगह की आज़ादी मिल सके, आप अपनी मर्ज़ी के साथ काम करें, अपनी मर्ज़ी के पैसे लें और बॉस की मर्ज़ी का काम करें। इससे आपके ज़हन का प्रेशर कम होगा, आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे, थोड़ी-सी आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप पहला कैटेगरी से आप दूसरी कैटेगरी की तरफ आएँ। आप स्किल्स सीखें, जो सॉफ्ट स्किल हम आपको सिखाएँगे वर्चुअल असिस्टेंट की कोर्स में। तो आपने कोशिश करनी है कैटेगरी 1 से आप कैटेगरी 2 की तरफ आएँ। हम जब आपको स्किल्स सिखाएँगे, आप कैटेगरी 1 से कैटेगरी 2 की तरफ जाएँगे और जब आप कैटेगरी 2 में आप फ़ॉल करेंगे, फिर हम आपको स्किल मज़ीद एडवांस कोर्स में सिखाएँगे। फिर आपने कोशिश करनी है कि आप कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 की तरफ जाएँ।
कैटेगरी 2 के अंदर ही आप सारी ज़िंदगी अपना गुजार दें, सेल्फ एम्प्लॉय ही ना रहें। जब आप सेल्फ एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज ऑनलाइन बेचेंगे फाइवर के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स के होंगे, हम आपको सारा मुकम्मल एडवांस कोर्स के अंदर वो सिखाएंगे। जब आप पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 के अंदर जाएं। जब आप लोगों के कारोबार उनकी मदद कर रहे हैं कि वो अपने कारोबार को अपनी स्किल के साथ उनके कारोबार को स्टेबल कर रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक वक्त के अंदर आप अपना भी कारोबार शुरू करें। आप अपने भी ऑनलाइन स्टोर अमेज़न के ऊपर, दराज के ऊपर, अलीबाबा के ऊपर आप अपने भी स्टोर बनाएं। तो कोशिश आपने करनी है कि फिर आप कैटेगरी 2 से आप कैटेगरी 3 की तरफ जब इसका हम आपको मुकम्मल कोर्स करवाएं। तो जब आप अपनी मुकम्मल स्ट्रेटजी के साथ और मुकम्मल मेहनत के साथ बिज़नेस की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो फिर आपने ये कोशिश नहीं करनी कि अब आपने बिज़नेस की कैटेगरी के अंदर ही रहना है। आपने फिर कोशिश ये करनी है कि आपने इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर जाना है। जब आपके साथ बहुत सारे पैसे बन जाएंगे बिज़नेस कैटेगरी के अंदर, फिर आप पैसों को इस्तेमाल करके पैसे कमाएंगे, किसी कंपनियों के शेयर खरीदेंगे, यानी कि फिर पैसा आपके लिए काम करेगा। आपने बैठ के सिर्फ उसका मज़ा लेना या उसके पैसे आपने कमाने, फिर आप एसेट बनाएंगे, उसको फ्लिप करेंगे। ये मुकम्मल इसकी एक टेक्निक है, मुकम्मल साइंस है। मैं आपको सारा स्टेप वाइज ए टू जी इसके बारे में गाइड करूंगा। तो टू द पॉइंट बात करने का मतलब ये है कि जब कैटेगरी 4 के अंदर फॉल करेंगे बिजनेसमैन की कैटेगरी के अंदर, तो आपकी फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने कैटेगरी 4 के अंदर आपने पहुंचना है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर। तो कंफर्टेबल जोन के अंदर आपने बिल्कुल नहीं रहना, आपने हमेशा स्ट्रगलिंग के अंदर ही रहना और कैटेगरी चेंज करते रहना है। चलें अब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, ट्रेंड फ्रेंड मीन्स ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। असल में इसका मतलब क्या है? आप मुझे बताएं कि जिस मोबाइल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपके पास नोकिया का मोबाइल है ये? बिल्कुल नहीं। इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को अपने मोबाइल के ऊपर देखे हैं, उसमें से 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जिनके पास नोकिया का मोबाइल होगा। उसकी वजह ये है कि किसी दौर के अंदर नोकिया का मोबाइल बड़े अरूज पे था, लेकिन अब ये किधर गया? एक वक्त नोकिया के ऊपर ऐसा भी था कि आपने रियलाइज़ किया होगा कि पूरी दुनिया के अंदर नोकिया का एक ब्रांड माना जाता था और पूरी शॉप के अंदर और पूरी मार्केट के अंदर इसका मोबाइल माना जाता था और बिका जाता था। इसके शेयर बड़ी तेज़ी के साथ बिक रहे थे सन 2013 से अंदर, सन 2014 के अंदर और सन 2005 के अंदर भी बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला था। अमेरिका की बात की जाए, चाहे यूरोप की किसी कंट्री की बात की जाए, चाहे एशिया की बात की जाए, चाहे पूरी दुनिया के अंदर बात की जाए, तो नोकिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता था, जिसके अंदर ब्लैकबेरी था, 3310 था, या इसके अलावा जो इसके बड़े बड़े ब्रांड थे, लोग इसको इस्तेमाल करते थे। और इनका मानना ये था कि अब नोकिया के अलावा कोई ब्रांड दुनिया के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये अपनी पोजीशन बिल्कुल मजबूत कर चुके हैं और एक दौर के अंदर इनका बहुत बड़ा ब्रांड था और बहुत बड़ा इनका नाम था। आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आप इस बात पे गौर करें कि इस दुनिया के अंदर इतना बड़ा ब्रांड रखने वाला नोकिया कंपनी अब किधर गया? अब मार्केट के अंदर आपको नोकिया के मोबाइल चंद ही मिलेंगे जिसको लोग इस्तेमाल भी नहीं करते, और लोग जो आम इस्तेमाल में लोग आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल नोकिया के साथ अटैच है, और कितने लोग इस ब्रांड को अब परचेज कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको बमुश्किल से 1 से 2 लोग मिलेंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। नोकिया की तबाही की सबसे बड़ी वजह और पहली वजह आईफोन, एंड्रॉयड और गूगल है। उसकी वजह ये है कि जब सन 2019 के अंदर आईफोन 11 की सीरीज़ शुरू की, तो लोग बड़ी तेज़ी के साथ आईफोन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ना कि नोकिया की तरफ। क्योंकि नोकिया एक हार्डवेयर था और आईफोन 11 या आईफोन की जो सीरीज़ चल रही थी वो एक सॉफ्टवेयर थी। जिस तरीके से अभी आप एंड्रॉयड के ऊपर ही मोबाइल के ऊपर जो इस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है, जिसके जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आप एप्लीकेशन के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से आईफोन के अंदर भी फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स दूसरे जो नोकिया के अंदर मौजूद नहीं थे। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने हार्डवेयर के बजाय उन्होंने सॉफ्टवेयर को ज़्यादा तरजीह दी और हार्डवेयर को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते गए और वो सॉफ्टवेयर की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी आप इस दौर के अंदर देख सकते हैं कितने लोग नोकिया को इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन, गूगल या आईफोन, एप्पल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस दौर के अंदर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनोवेशन डिजिटल के अंदर हो चुकी है, कि टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है। अब यूरोप के अंदर देख लें, एशिया के अंदर अभी तो डेवलपमेंट के अंदर है,
लेकिन यूरोप के अंदर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे रियलाइज़ भी कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस मुकाम तक पहुँच गई है। तो इस दौर के अंदर अगर आप आज टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक नहीं होंगे तो आने वाला वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाला वक़्त आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का है। एक इंटरव्यू के दौरान जब नोकिया के सीईओ से यह सवाल पूछा गया कि सहाफ़ी के ज़रिए कि इतना बड़ा ब्रांड जो दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम और नाम रखता है, आखिर इसके फ़ेल की वजह क्या बनी? तो उस नोकिया के सीईओ ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि हमने वक़्त के साथ खुद को बदला नहीं। हमने अपनी सोच, अपनी प्रोडक्ट और अपना तरीक़ेकार वही रखा जो हम आज से 20 से 30 साल या 40 साल पहले कर रहे थे। हम इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा से, हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास काम करने वाले एम्प्लॉयी बहुत ज़्यादा थे। दुनिया के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे प्रोडक्ट की। लेकिन फेलियर कब आया हमें भी इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ की सबसे बड़ी और पहली वजह यही थी कि आने वाली वक़्त के साथ हमने खुद को बदला नहीं। वक़्त बदल गया था लेकिन हमने अपनी सोच, अपनी प्रोडक्ट, अपना तरीक़ेकार, अपनी स्ट्रैटेजी को बदला नहीं। इसी वजह से आज हम बहुत पीछे रह गए बनिस्बत दूसरी चीज़ों के। इसी तरीके के साथ अगर आप आज के इस डिजिटल दौर के अंदर भी अपनी सोच, अपनी काम की स्ट्रैटेजी और अपनी प्रोडक्ट को उसी तरीके के साथ सोचेंगे जिस तरीके के साथ हमारे बाप-दादा आज से 20 से 30 साल पहले सोचते थे। उसी सोच के साथ अगर आप कारोबार करेंगे इसी दौर के अंदर, तो ये मुमकिन है कि आप उसके अंदर फ़ेल हो जाएँगे। क्योंकि उसकी वजह ये है कि दौर अब बड़ा डिजिटल हो चुका है। लोग अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों के जो माइंड है ये आर्टिफ़िशियल की तरफ जा रहे हैं, ये ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। अब वो वक़्त जा चुका है जहाँ पे गरीब की गुर्बत की वजह से लोग सुसाइड करते थे, लेकिन आज भी करते हैं और वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से करते हैं। अगर आप आज अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपने कारोबार करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि आने वाले 10 से 20 साल के बाद हम बहुत पीछे रह जाएँगे। हमारे पास ना तो बैंक बैलेंस होगा, ना हमारे पास एसेट होगा। होगा तो सिर्फ़ हमारे पास परेशानी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम पज़ीर तक पहुँचता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे दराज़ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दराज़ के अंदर पोटेंशियल कितने हैं, यानी कि डेली कितनी सेल आती है, वेरीफाइड सेलर दराज़ के ऊपर कितने हैं और प्रोडक्ट जो वेरीफाइड है दराज़ के ऊपर वो कितनी है, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस होने के साथ साथ एशिया के किस नंबर पे आती है और इसका जो पोटेंशियल है सेलर के तौर पर वो कितना है। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो इसको आप लाइक ज़रूर करें। इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँगे। लाइक करने के साथ इस वीडियो को आप अपने फेसबुक जो बिज़नेस से रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके एक छोटे काम की वजह से किसी दूसरे बंदे का फ़ायदा हो जाए। लास्ट पे इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। उसकी वजह ये है कि जब भी कभी कोई इस चैनल के ऊपर डिजिटल बिज़नेस या ई-कॉमर्स बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव होगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद इसके साथ एक बेल का आइकन होगा, आपने उसको प्रेस करना और ऑल पे अपने क्लिक कर देना है। तो जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करेंगे इसके ऊपर तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये आपने हर सूरत करना है।